क्या रूस दो देशों की लड़ाई को विश्व युद्ध में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज इसे एक तरह से रूस की चेतावनी के रूप में देख रही हैं कि यूक्रेन की मदद करना बंद करना होगी, वरना रूस आपसे भी भिड़ सकता है? इसको आप कैसे देख सकते हैं? देखिए सिद्धार्थ जी, ये जो रशिया के द्वारा जो चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलास्का के जो एयर स्पेस आइडेंटिफिकेशन, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में जो घुसने की कवायद की गई, और उसी तरीके से ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि पोलैंड के एयर स्पेस में भी रशिया के कुछ फाइटर जेट्स घुसे, और जिनको कि नीदरलैंड्स के F-35 फाइटर जेट्स के माध्यम से उन्हें बाहर किया गया। और अलास्का में भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया। और तो ये जो घटनाएं हैं जो रशिया की तरफ से जो कवायदें की जा रही हैं, वो जाहिर है कि अमेरिका और नेटो को चैलेंज करने के लिए की जा रही है। ये रशिया की तरफ से पॉस्चरिंग की जा रही है। रशिया इस तरीके के पॉस्चरिंग को लगातार कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रशिया कोई तृतीय विश्व युद्ध छेड़ सकता है, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध सिद्धार्थ जी अनसस्टेनेबल है। तृतीय विश्व युद्ध यदि छिड़ता है तो ये न्यूक्लियर कंडीशन में लड़ा जाने वाला युद्ध होगा। ये कोई साधारण जो प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध की तरह से नहीं होगा। इसमें नाभिकीय हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। आपने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी नाभिकीय हथियारों का इस्तेमाल जब हुआ तो ये युद्ध समाप्त हो गया हिरोशिमा नागासाकी में। लेकिन यदि तीसरा विश्व युद्ध कोई शुरू होता है तो ऐसे में जो नाभिकीय हथियार हैं वो एक्टिव तरीके से प्ले हो सकते हैं, और ये पूरी दुनिया के लिए म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे कि मैड की सिचुएशन कहा जाता है, वो पैदा करेगा। ये सर्वनाश करेगा। तो रशिया की तरफ से ये जो युद्ध है, तृतीय विश्व युद्ध शुरुआत करना उसके लिए भी घातक होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि रशिया कोई नया तृतीय विश्व युद्ध शुरू करना चाहता है, लेकिन वो पॉस्चरिंग जरूर कर रहा है। वो अमेरिका और नेटो के ऊपर दबाव बनाने की कोशिशों के तहत इस तरीके के जो एयर स्पेस के वायलेशंस को कर रहा है। और लगातार जाहिर है कि ये जो यूक्रेन का संकट है वो महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है, और यूक्रेन उसका अखाड़ा है, राष्ट्रपति जेलेंस्की उसके मोहरे हैं। और पूरे विश्व स्तर पर भी देखें अगर सिद्धार्थ जी, तो ये पूरे विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। एक नया तृतीय विश्व युद्ध, तृतीय शीत युद्ध शुरू हो सकता है। यदि विश्व युद्ध नहीं शुरू होता है तो कम से कम शीत युद्ध तो शुरू हो ही सकता है, जो कि जाहिर है कि एक शीत युद्ध हम देख चुके हैं, दूसरा एक नया शीत युद्ध, नया कोल्ड वॉर शुरू हो सकता है, और इस तरीके की संभावना अवश्य दिखाई देती है। जी, एक साल से लड़ रहा रूस अगर नेटो कंट्रीज या अमेरिका से भिड़ने की कोशिश करेगा तो कितना और नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि एक साल में काफी सारी सैन्य सामग्री के साथ साथ अपने फंड रूस खर्च कर चुका है। देखिए, ये जो रूस की तरफ से यूक्रेन पर जो 24 फरवरी को पिछले वर्ष हमला किया गया, उसके बाद से ये युद्ध लगातार जारी है। और जाहिर है कि जो रशिया की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि नेटो में यूक्रेन शामिल होने जा रहा था, नेटो से रशिया की स्थिति को खतरा था, इसलिए हम यूक्रेन को ऐसा नहीं होने देंगे, और उसको रोकने के लिए उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में रशिया की बहुत तबाही हुई है। यूक्रेन तो तबाह हुआ ही है, यूक्रेन के जो पूरे आम नागरिक हो चाहे वहां के सैनिक हो, सभी में भारी तबाही हुई है, भारी बर्बादी हुई है। लेकिन रशिया ने भी लगभग 1 लाख सैनिकों को गंवाया है। बहुत ज्यादा रशिया के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो डिप्लीट हुए हैं। रशिया के रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं। रशिया के ऊपर सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं। और जाहिर है कि रशिया की इकोनॉमी हो चाहे रशिया की जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हो, रशिया के सैनिक हो, सभी इससे हताहत हुए हैं। लेकिन जाहिर है कि वर्तमान समय में ये युद्ध मुझे नहीं लगता कि ये लंबे समय तक चल सकता है। दोनों ही पक्षों की तरफ से बातचीत करने के संकेत अवश्य दिए जा रहे हैं, लेकिन ये जब तक बातचीत की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी तब तक ये हमले और उसके जवाबी हमले बंद नहीं होंगे। लेकिन ये युद्ध लंबा रशिया सस्टेन नहीं कर सकता है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके अलावा ये भी एक देखा गया इस दौरान, ये जो घटना हुई अमेरिका के एयर स्पेस के आसपास रूस के बम वर्षक विमान देखे गए, उसके अलावा पोलैंड के आसपास भी ये इस तरह के विमान देखे गए हैं। तो पोलैंड को क्या निशाना बना सकता है रूस, अपना अगला निशाना, क्योंकि पोलैंड भी एक नेटो कंट्रीज है? देखिए, रशिया पोलैंड के एयर स्पेस में तो घुसा जरूर, लेकिन और अमेरिका के जो एयर स्पेस में रशिया ने जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुसने की कवायद की, वो रशिया के द्वारा समय समय पर की जाती है। ये कोई
अगर अमेरिका के ADIZ में जो रशिया के विमान घुसे हैं, वो ऐसी इंसिडेंट्स साल भर में 5-6 बार हो जाती हैं। अमेरिका ने भी इस बात को माना है। और लेकिन जो पोलैंड में रशिया की जो एयर स्पेस, रशिया के फाइटर जेट्स पोलैंड में जो घुसे हैं, उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो है ये जो स्थितियां हैं वो बड़ा रूप ले सकती हैं। पोलैंड चूंकि एक नेटो का सदस्य है, इसीलिए यदि रशिया के द्वारा पोलैंड में कोई डायरेक्ट कार्रवाई की जाती है, तो फिर नेटो का जो आर्टिकल 5 है, जिसमें कि कलेक्टिव डिफेंस का प्रावधान है, यानी कि किसी एक नेटो के देश पर किया गया हमला पूरे नेटो अलायंस पर किया गया हमला साबित हो सकता है। तो ऐसे में अमेरिका को, नेटो को रशिया के विरुद्ध कोई डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लेना पड़ सकता है, और इस प्रक्रिया में फिर ये तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। अभी तक ये जो लड़ाई है, ये रशिया और यूक्रेन के बीच तक सीमित रही है। यूक्रेन को अमेरिका और नेटो ने सपोर्ट जरूर दिया है, लेकिन लड़ाई अभी डायरेक्ट महाशक्तियों के बीच में नहीं हुई है। दोनों ही महाशक्तियां ऐसा करने से बच रही हैं, लेकिन वो पोस्चरिंग जरूर कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने के लिए। रशिया की तरफ से इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। वो एटॉमिक वेपन्स की धमकियां वगैरह भी आपने देखा होगा कि रशिया की तरफ से दी जाती हैं। न्यूक्लियर ड्रिल्स भी कंडक्ट की गई है, लेकिन अभी तक सिद्धार्थ जी, रशिया की तरफ से 12 महीने की इस युद्ध के दौरान जो इसका समय अंतराल रहा है, उसमें रशिया ने एक कोई सिंगल गोली भी नेटो की टेरिटरी पर या पोलैंड पर नहीं चलाई है, क्योंकि रशिया जिस दिन ऐसा करेगा उस दिन ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन महाशक्तियों के बीच का हो जाएगा, रशिया और नेटो अमेरिका के बीच का हो जाएगा, जो कि तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, जो कि रशिया नहीं करना चाहता। जी, एक आखिरी सवाल मैं चाहता था मैं आपसे पूछ लूं कि 1 साल होने वाला है इस युद्ध का, और ये अभी तक देखा जाए तो बेनतीजा रहा है। किसी भी मुहाने पर ये युद्ध न तो यूक्रेन के पक्ष में जाता दिख रहा है और रशिया के पक्ष में अभी है भी नहीं, क्योंकि यूक्रेन को लगातार मदद मिल रही है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, तो वो भी लगातार इस युद्ध में सरवाइव कर ही रहा है। तो एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, एज अ फॉरेन एक्सपर्ट, मैं जानना चाहूंगा कि आप इस युद्ध को कहाँ जाता देख रहे हैं? क्या ये यूक्रेन के पक्ष में जाता दिख रहा है या फिर रूस के? ये युद्ध का रिजल्ट कहीं कुछ भी निकलने वाला नहीं है। इस युद्ध को लड़ने का जो पूरा प्रयोजन महाशक्तियों की तरफ से किया जा रहा है, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। इसमें ना तो कोई विनर होगा, ना तो कोई लूजर होगा। अल्टीमेटली ये जो युद्ध है, ये नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से ही समाप्त हो सकता है, जिसमें कि एक दूसरे को एक अपने अपनी स्थितियों को लेकर के समझौता करने की आवश्यकता पड़ेगी, और जो विश्व का जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसका सम्मान करने की बात होगी। भारत यही बात सिद्धार्थ जी डे 1 से कह रहा है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये युद्ध जो है सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से ही बंद हो सकता है, और ये इस पूरी जो क्राइसिस है उसका समाधान नेगोशिएटिंग टेबल पर ही हो सकता है। और यही बात सच्चाई भी है। वास्तविक रूप से देखें तो यूक्रेन का जो पूरा युद्ध है, इसमें महाशक्तियां लड़ रही हैं। एक तरफ अमेरिका, नेटो ने पूरा यूक्रेन को सपोर्ट दे रखा है, यूक्रेन के कंधे पर रख करके बंदूक चलाई जा रही है, वही रशिया की तरफ से यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं। तो चूंकि महाशक्तियां इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकलना है। और यदि महाशक्तियों ने कोई लापरवाही बरती और एक दूसरे पे डायरेक्ट अगर अटैक करना शुरू कर दिया, तो तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, जो कि सर्वनाशी होगा। जैसा कि मैंने कहा कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड की सिचुएशन को पैदा करेगा, पूरी मानवता के अस्तित्व पर यह खतरा पैदा कर देगा। तो इस युद्ध का कोई समाधान नहीं निकलना है, ये बात बहुत स्पष्ट है। नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत जल्दी से जल्दी ये महाशक्तियां अगर शुरू करें, तभी ये उनके लिए भी अच्छा है और पूरे विश्व के लिए भी अच्छा होगा।